नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जानकारी को लेकर के। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपका बच्चा किसी कारणवश पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, यदि वो एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं करता है, तो उसका ज्योतिष से क्या संबंध है, कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से और ये पता कर सकते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से ग्रह हैं जो किसी बच्चे के कुंडली में यदि खराब हों या पीड़ित हों तो बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है। अक्सर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाता है या मन नहीं लगाता है। खेल कूद में तो बहुत मन लगाता है, लेकिन पढ़ाई की जब बारी आती है तो आनाकानी करता है। तो आखिर में वो कौन से ग्रह हैं जो बच्चे के पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं और बच्चे का मन नहीं लगने देते हैं? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां भी मन की बात आती है वहां चंद्रमा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि चंद्रमा मन सुजाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है। अब पढ़ाई कैसे होती है? तो मन से। मन लगा करके पढ़ो, हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं। तो मन लगा के पढ़ना यानी कि जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तब तक बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ेगा। चंद्रमा यदि कुंडली में कैसे भी पीड़ित है तो बच्चा का ध्यान एक जगह नहीं लगता है और वो मन लगा करके पढ़ाई नहीं करता है। 1 वर्ष से लेकर के यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 12 वर्ष की उम्र तक उस बच्चे पे चंद्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। उस बच्चे पे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यदि किसी बच्चे के कुंडली में चंद्रमा यदि खराब है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित होती है। वहीं जब वो टीन एज में आता है तो बुध जो होते हैं वो टीन एज के कारक होते हैं, क्योंकि बुध ना बड़े हैं और ना बच्चे हैं, वो टीनेजर हैं, उनको टीन एज का कारक माना गया है। वहीं जैसे बच्चा जब 12 साल के बाद आता है तो कुछ दिन राहु के दशा में ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया 12 वर्ष तक जो है वो चंद्र की, और उसके बाद वो राहु के दशा में आता है। मैंने कहने का मतलब राहु का प्रभाव उस पर पड़ता है। और अक्सर क्या होता है कि किसी बच्चे को यदि टीन एज के समय में राहु की महादशा आ जाए तो आप किसी भी बच्चे के कुंडली को उठा के देख लीजिए, उसकी पढ़ाई मैं श्योर हूं कहीं ना कहीं वो अपने पद से भ्रमित हो जाता है और उसकी पढ़ाई जो है वो गड़बड़ हो जाती है। वो पढ़ाई से थोड़ा विमुख होके और दूसरे मार्ग पे चला जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे कुंडलियों में अध्ययन किया है। तो यदि कुंडली में बुध पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है तो बच्चे की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अब वहीं मान लीजिए कि मन भी पीड़ित है, और मैं आपको हमेशा अपने कार्यक्रम में बताता रहता हूं कि सूर्य जो है वो आत्म बल है हमारे, वो हमारे आत्मकारक ग्रह हैं। अब मन और आत्मा यदि दोनों ही पीड़ित हो जाए तो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा, उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सूर्य की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि कुंडली में सूर्य कैसे हैं। आगे चल करके तो बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है तो वो समझ जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन बचपन के जो कारक जो ग्रह है, जो चंद्र और बुध, इसी समय में बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के मार्ग से विमुख हो जाता है। यदि चंद्रमा किसी बच्चे के कुंडली में जहाँ पे 8 नंबर की राशि लिखी हुई और उसमें चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा निचस्त हो जाते हैं। वहीं चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे तब भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। वहीं चंद्रमा यदि किसी बच्चे के कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाते हैं तो 5वां भाव शिक्षा का होता है। तो बच्चा क्या करता है कि एक साथ बैठ करके बहुत देर तक नहीं पढ़ पाएगा, थोड़ा देर पढ़ेगा फिर वहां से भग जाएगा, फिर थोड़ी देर पढ़ेगा फिर थोड़ी देर वहां से चला जाएगा। माने
उठ के इधर उधर करेगा, एक जगह बैठ करके और 1 घंटा, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। वही बच्चे के पढ़ाई में उतार चढ़ाव उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। वही यदि बुद्ध यदि पीड़ित है तो मैं आपको बता दूं, बच्चा कहता है कि मैंने याद तो किया था लेकिन मैं भूल गया, मैं याद करता हूं लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो यहाँ बुद्ध का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्ध हमारे जो है वो हमारी याददाश्त के कारक हैं, और यदि बुद्ध कुंडली में कमजोर हो तो जातक की याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि बुद्ध हमारे बुद्धि के स्वामी हैं। बुद्धि तीव्र यदि हो तो जातक जो भी पढ़ता है या बच्चा जो भी पढ़ता है वो याद रखता है, वो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। लेकिन बुद्ध यदि खराब हो तो जातक की बुद्धि कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। वहीं बच्चा कहता है कि मैंने याद भी किया था, लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में गया, जब मैं परीक्षा कक्ष में गया तो मैं सब कुछ भूल गया, मैं लिख नहीं पाया। तो मैं आपको बता दूं कि यदि बच्चे की कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है तो उसकी आत्मशक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर पड़ने की वजह से वो बच्चा जाके एग्जाम हॉल में और उन सारे चीजों को भूल जाता है। तो आप अपने बच्चे की कुंडली में देखें कि कैसे हैं चंद्र, बुध और सूर्य। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है तो क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष संपूर्ण रूप से उपायों पे ही निर्भर करता है। यदि आप उपाय करेंगे तो निस्संदेह लाभ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई बार घर में बच्चे की पढ़ाई का जो स्थान है वो गलत होने की वजह से भी बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता है। ग्रह की स्थितियां अच्छी हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि घर में कहीं ना कहीं उसके पढ़ने का जो स्थान है वो गलत है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, इनको कीजिए, निस्संदेह लाभ होगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो बच्चे का जो अध्ययन कक्ष है ना, वो ईशान कोण में बनवाइए। आपके बच्चे का जो अध्ययन कक्ष है वो ईशान कोण में होना चाहिए, उत्तर पूर्व के कोण पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है और वहाँ पे चुंबकीय तत्व है, तो बच्चा वहाँ पर बैठ करके काफ़ी देर तक पढ़ सकता है। वहीं जो बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो पूर्वाभिमुख होना चाहिए, यानी कि जब बच्चा पढ़े तो उसका मुख पूरब के तरफ होना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस घर में बच्चा पढ़ता है उसमें प्रकाश का आप पर्याप्त व्यवस्था कीजिए, यानी बच्चे का जो टेबल है उस पे हरे रंग का टेबल क्लॉथ लगवाइए और उस पे एक लैंप रखिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जब कहीं से बहुत तीव्र प्रकाश आता है तो हमारा ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है। आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक लाइट का आपके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो आपका ध्यान एक बार उधर जरूर जाता है। तो जहां बच्चा पढ़ता है उस टेबल पे एक लैंप लगाइए, एक टेबल लैंप लगाइए और उस बच्चे को उस टेबल पे पढ़ने के लिए कहिए। वहीं बच्चा जिस घर में रहता है, जो इसका स्टडी रूम है, वो कैसा होना चाहिए, तो हल्का ग्रीन कलर का या ग्रीन कलर का उसको करवाइए, क्योंकि बुध जो है वो हरे हैं। किसी भी जो जानवर जो होते हैं वो घास खाते हैं, उनके दिमाग में ये फिट है कि घास हरे रंग का होता है, इतनी, क्योंकि बुध जो है हमारे बुद्धि के कारक हैं, लेकिन जो घास का रंग जो है वो हरा है, तो उसको भी पता है कि हरा के तरफ सभी आपको भी कहीं भी जाएंगे हरियाली आपको भी पसंद है, आप भी जब हरा भरा वादियां देखते हैं तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हरा हमारे मन में कहीं ना कहीं एक आनंद जगाता है, एक आनंद का भाव उत्पन्न करता है। तो बुद्ध की स्थिति को ठीक करने के लिए घर का रंग जो है वो हरे रंग से आप बच्चे का स्टडी रूम हरे रंग का करवाएं, इससे आपको लाभ होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि बच्चे को पढ़ने से पहले माँ सरस्वती का बीज मंत्र यदि बच्चा बोल के पढ़े तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। बीज मंत्र है ऐं, बीज मंत्र है माँ सरस्वती का ऐं। ऐं मंत्र का उच्चारण यदि 9 बार या 11 बार करके तब बच्चा पढ़ने बैठे तो निस्संदेह पढ़ाई में उसका मन लगेगा। आप अपने बच्चे को
पूजा पाठ करने की थोड़ी आदत डालिए। आप अपने बच्चे को नित्य प्रातः काल 1 लोटा अर्घ सूर्य भगवान को प्रदान करने की आदत आप डालिए। इससे उसकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। वहीं आप खुद पढ़ सकते हैं या अपने बच्चे को कह सकते हैं, गायत्री मंत्र का यदि जाप करके आप अपने बच्चे को सुनाएं। यदि वो नहीं बोल सकता है तो आप माता पिता बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाएं, और यदि बच्चा बोल सकता है तो उसको बोलने की आदत लगाएं। 9 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप यदि करे तो बड़ा श्रेष्ठ है, और जैसे यदि आपका बच्चा बड़ा हो तो 108 बार करे तो और भी श्रेष्ठ है। नित्य बच्चे को प्रातःकाल ब्रश कराने के बाद में तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए। बोलिए पानी से निगल जाने के लिए, इससे भी लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप कराते हैं तब भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में शुरू में ही कहा गया है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि और विद्या तीनों ही प्राप्त होती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। और लास्ट में कहा है कि होय सिद्ध साखी गौरी सा, यानी कि सारे काम आपके सिद्ध हो जाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इसके साखी कौन है? तो गौरी सा, यानी कि गौरी के ईश यानी साक्षात शिव जी। तो बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, इससे भी लाभ होगा आपको। वहीं मैं आपको बता दूं कि बच्चे का बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए बुद्धि के जो दाता, बुद्धि के जो देवता हैं वो कौन है? तो भगवान गणेश हैं। तो गणेश भगवान की आराधना करने से भी आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी, क्योंकि गणेश भगवान जो है बुद्ध के देवता हैं। तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप भी आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं, तब भी आपको लाभ होगा, तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा। वहीं मैं बता दूं कि आपके बच्चे का जो सोने का जो स्थान है, वो बच्चा आपका यदि पूर्व की तरफ सिर करके सोए तब भी अत्यंत श्रेष्ठ है, तब भी अत्यंत लाभकारिक है। बच्चे का सिर या तो पूरब की तरफ हो और या तो फिर दक्षिण की तरफ उसका सिर हो, तो ऐसे करने से बच्चे को बहुत लाभ होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो अध्ययन कक्ष है वहां पे एक मां सरस्वती का एक चित्र लगा दें और बच्चे को कहें कि पढ़ाई पे बैठने से पहले मां सरस्वती का एक बार स्मरण करके, और जो मैं आपको बीज मंत्र बताया था उन बीज मंत्रों का जाप करके तब पढ़ने बैठे। इससे आपके बच्चे को काफी लाभ होगा। वहीं किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर के या तो मोती और या तो पन्ना आप अपने बच्चे को पहना दीजिए, इससे निस्संदेह लाभ होगा, इससे निस्संदेह उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि मोती पहनाएंगे तो मन बैलेंस हो जाएगा और पन्ना पहनाएंगे तो बुद्धि बैलेंस हो जाएगी। तो मन या बुद्धि दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लेने से बच्चे की जो पढ़ाई है वो अच्छी हो जाएगी। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके और आप अपने बच्चे की शिक्षा को अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी और भी जानकारियां मैं आपको देते रहूंगा। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी मुझे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।